दोस्तों हाल ही में खत्म हुआ है फ्लोरिडा प्रो और उसके अंदर हमें दिखाई दिए लोगन फ्रैंकलिन। ये दोस्तों कंपटीशन बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड गया। लोगन को इसके अंदर जैसे कि जीतना ही था, ये पहले से ही कंफर्म था और यही हुआ। लोगन इसमें जीत गए और इस साल के यानी 2025 के ओलंपिया के लिए क्लासिक फिजिक में क्वालिफाई हो गए। हम यहाँ पर बात करते हैं कि लोगन कैसे दिखाई दे रहे थे इस शो में। दोस्तों मुझे ये लगता है कि लोगन की आज तक की ये बेस्ट फिजिक थी और सेम यही वाली बात हम लोगों ने आर्नोल्ड क्लासिक में भी कही थी। आर्नोल्ड में लोगन जितने तगड़े थे ना, इसमें एक और स्टेप ऊपर थोड़े से ये गए हैं। मतलब ज़्यादा मास इन्होंने इकट्ठा किया है आर्नोल्ड से लेके अभी तक। कंडीशनिंग की अगर बात करी जाए, हार्डनेस और ग्रेनीनेस की बात करूँ ना मैं, जिस तरह हमने आर्नोल्ड में ये तीनों चीज़ें देखी, ठीक वैसे ही हमने इस वाले शो में भी देखी। बहुत ज़बरदस्त एकदम उम्दा कंडीशनिंग थी, ड्राई बॉडी थी और सबसे बड़ी बात है एकदम पील्ड स्किन थी। आर्नोल्ड में ये सब देख लिया हमने, लेकिन इस वाले शो के अंदर ये सारी चीज़ें हमने ज़्यादा बेटर मास के साथ देखी है। अब लोगन जैसी बैक से पलटते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि फ्रंट से ज़्यादा तगड़े उनके इंप्रूवमेंट्स बैक के अंदर है। यानी बैक में जैसे ही वो अपने लैट्स को स्क्वीज करते हैं, तो हम सबको पता है जिस तरीके का क्रिसमस ट्री लोगन की बैक में बनता है वो और किसी एथलीट में नहीं बनता। ये हमेशा से इनकी बैक में रहा है, लेकिन अभी तक ये था बैक बहुत ही चपटी थी, यानी फ्लैट थी इनकी आज तक जब से हमने लोगन को देखा है, चाहे मेंस फिजिक चाहे क्लासिक में compete करते हुए। लेकिन अभी इनकी बैक में काफ़ी अच्छी थिकनेस है। लेकिन ये लैट स्प्रेड खींच रहे हैं क्लासिक के अंदर और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैक बहुत अच्छी है, लेकिन इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स का एरिया काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। ये भी हमेशा से ही करते आ रहा है, लेकिन इस बार जिस लेवल की शार्पनेस इनके ग्लूट्स में थी, जिस लेवल के थ्रेड्स इनके हैमस्ट्रिंग्स में दिख रहे थे, वो कुछ नेक्स्ट लेवल था। और इसीलिए लोगन की कंडीशनिंग बहुत ज़बरदस्त दिखती है इनकी बैक में। अक्सर ये देखा गया है लोअर बॉडी दोस्तों हमेशा मदद करती है पूरी अपर बॉडी को भी कॉम्प्लीमेंट करने में, और बैक पोज में जिसकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होती है ना, अपर बॉडी उसकी जनरली स्ट्रांग मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि लोगन यहाँ से और बेटर नहीं हो सकते। लोगन पे अभी बहुत ज़्यादा मार्जिन है खुद को इम्प्रूव करने का, अगर उनको सही में एक क्लासिक फिजिक चैंपियन बनना है तो। ये बात मैं कर रहा हूँ 2026 की। 2025 में अभी भी हमें पता होना चाहिए कि दूसरे कंपेटिटर्स थोड़े से आगे हैं इनसे, बट लोगन जहाँ पर आ गया वो है इनका फ्रेम, इनकी हाइट। लोगन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक पर्सनैलिटी कैरी करते हैं जब वो पोज मारते हैं। जैसे कि मान लो ये बैक डबल बाइसेप ही है, डेफिनेटली यहाँ पर लोगन को एक इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर जिस तरीके का पोज ये मार रहे हैं एकदम परफेक्टली तो खड़े हुए हैं, हाथों का एंगल बैक के साथ एकदम सही तालमेल में है, हर जगह आपको फाइबर्स दिखेंगे, यहाँ तक कि बिल्कुल लोअर बैक भी एकदम स्क्वीज्ड है, फाइबर से भरी हुई है। पता लग रहा है कि एथलीट ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है इस शेप में आने के लिए। ये शेप आसानी से नहीं अचीव की जा सकती। लोगन आमतौर पे हार्डनेस नहीं दिखाते, पर इस वाले पोज में इतने ज़बरदस्त ये प्योर, जो एक वर्ड चलता है ना दोस्तों, श्रेडिड, ये वर्ड यूज़ करा जाना बिल्कुल ठीक बैठेगा लोगन पे। एकदम श्रेडिड थे ये। फ्रंट से अगर हम बात करें तो लोगन की बॉडी में ना सबसे ज़्यादा जो बड़ा मैंने चेंज नोटिस करा वो उनकी चेस्ट में करा, स्पेशली साइड चेस्ट में। साइड चेस्ट में हमेशा इनकी चेस्ट ना दब जाती थी, पर इस बार काफ़ी ज़्यादा फुली हुई नज़र आ रही है। तो हाँ, डेफिनेटली मास का इंप्रूवमेंट है। शोल्डर्स भी पहले से बेहतर है। पहले इनके रियर डेल्ट काफ़ी छोटा था, लेकिन अभी रियर डेल्ट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। लोगन दोस्तों वो फ्यूचर होल्ड करते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि आज से 1 या 2 साल बाद, बहुत परफेक्ट क्लासिक फिजिक चैंपियन बन के लीड करे इस डिवीजन को। एक तरह से मान लो कि सीबम के बाद अगला फेस ये बन सकते हैं, क्योंकि हाइट है, फेस अच्छा है, बॉडी में एक जो कट्स और जो सिमेट्री होनी चाहिए, हर चीज़ प्रोपोर्शंस वगैरह हर एक चीज़ परफेक्ट है। बस थोड़े से अभी ज़रूरत है और मास की, और ज़्यादा डेंसिटी की, और ज़्यादा मैच्योरिटी की मसल्स में। अब दोस्तों यहाँ पर देखो साइड चेस्ट के अंदर इनका शोल्डर काफ़ी ज़्यादा पॉप कर रहा है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो लोगन ने इम्प्रूव करी है स्लोली विद टाइम। और आर्नोल्ड से यहाँ तक ना इनकी बॉडी इस बार बहुत तगड़ी है। ओलंपिया में देखते हैं इसी वाली सेम कंडीशनिंग को अगर मेंटेन कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, थर्ड आ जाएंगे। हो सकता है थर्ड फोर्थ के बीच में कहीं ना कहीं लोगन दिख जाए। अगर ओलंपिया में थोड़ी सी भी कंडीशनिंग ऊपर नीचे हुई तो यही वो बॉडी होगी जो 7th या 8th पे भी जा सकती है। मैं ये भी बात अभी से बोल के चलूँगा। प्रिडिक्शन में हम इनकी बात करेंगे, लेकिन अभी तो इन्होंने सबको इंप्रेस किया है। बहुत ज़बरदस्त फिजिक है, आज तक की बेस्ट फिजिक दिखाई लोगन ने, जो मेहनत करी उसका फल मिला। अब हम इनको 34 दिन बाद देखेंगे मिस्टर ओलंपिया में, इंतजार रहेगा। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले एथलीट की, और ये भी आ जाते हैं क्लासिक फिजिक चैंपियन बनने के दावेदार, जिनके इस साल काफी लोगों को उम्मीद है कि बन भी जाएंगे। ये नाम आता है रेमॉन डिनो। रेमॉन ने हाल ही में दोस्तों गेस्ट पोजिंग करी है और इस तरीके की अपनी फिजिक दिखाते हुए नजर आए। माइक समरफील्ड के साथ साथ रेमॉन डिनो ही वो बॉडी बिल्डर है जो इस साल एक उम्मीद दे रहे हैं लोगों को कि सबको ही हरा डालेंगे वो। रेमॉन की बॉडी इसमें हमें पूरे तरीके से दिख गई 34 डेज आउट ओलंपिया से, और हमें पता लग रहा है कि इनकी बॉडी में क्या एक्चुअल में इंप्रूवमेंट्स है। स्टेज पे देखो सब पता लग जाता है, इंस्टाग्राम पे कुछ अलग दिखता है, स्टेज की रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। इंस्टा पे कई सारे लोगों को ये लग रहा था कि रेमॉन की फिजिक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गई है, इनकी बैक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और बॉडी कंप्लीटली चेंज हो गई है अभी तक के रेमॉन से। लेकिन जैसे हमने इनको स्टेज पे देखा तो इनकी बॉडी
काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंट कर गई और बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि अभी भी बॉडी काफ़ी वो नैरोइश जो शेप रेमॉन की रहती है, लैट्स उतने ज़्यादा चौड़े नहीं दिखते हैं, वैसी ही दिख रही है। मैं तो दोस्तों ये गौर कर पा रहा हूँ कि रेमॉन की जो बैक है ना वो इम्प्रूव्ड है, उसमें मास अच्छा है और लैट्स पहले से ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। ओवरऑल बॉडी के अंदर मास तो बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है क्लासिक में, एग्जैक्टली वही वाली प्रॉब्लम होती है दोस्तों जिसके चलते अर्श छोड़ के चले गए। अर्श से याद आया, अगला अपडेट अर्श के ऊपर ही है क्योंकि उनका ओपन डेब्यू हो चुका है और क्या क्या हो चुका है वो हम सबको पता है। तो क्लासिक में compete करते हुए प्रॉब्लम ये आती है कि आपको बॉडी को काफी ज्यादा कट करना पड़ता है, फैट के साथ साथ मसल भी ड्रॉप करना पड़ता है उस वेट लिमिट में आने के लिए, जिसमें अब रेमॉन को भी आना पड़ेगा और जो इन्होंने मसल्स गेन करी है ना अपने ऑफ सीजन में, वो इनको लूज करके उस क्लासिक फिजिक की वेट लिमिट में खुद को पुश करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इंप्रूवमेंट्स अगर करे भी थे इन्होंने ऑफ सीजन में तो वो उतने ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे एज इट इज स्टेज के ऊपर। पर फिर भी ये बोला जा सकता है कि रेमॉन पहले से ज्यादा डेंस दिख रहे हैं और पहले से ज्यादा बैलेंस दिख रहे हैं अपर बॉडी के मामले में। तो ये इनकी फिजिक आपको कैसी लगी जरूर बताना। मैं बोलूंगा कि इंप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी एक जिसको हम क्लासिक फिजिक चैंपियन कह सकते हैं, एक सीबम का रिप्लेसमेंट अगर इनको बोल सकते हैं, तो वो ठीक नहीं रहेगा। वो थोड़ा सा एक लगेगा कि क्लासिक फिजिक का लेवल गिर गया हो मान लो, तो वो तो नहीं है रेमॉन उस वाली स्टेज पे, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। जहाँ तक है सेकंड थर्ड के आसपास आ जाना चाहिए इनको इस फिजिक के साथ में, अगर पोजिंग इन्होंने ठीक ठीक कर ली तो। बाकी आप देखो आपको इनके लेग्स कैसे लगते हैं, मुझे तो काफ़ी हद तक साइज़ वैसा ही लग रहा है पिछले साल के जैसा, पर इनकी हाइप और इनके फैंस का सपोर्ट इतना ज़्यादा है। जैसे हार्डी शुपन को उनके यहाँ के ईरानियंस सपोर्ट करते हैं, वैसे ही रेमॉन को यहाँ पे ब्राज़ीलियंस हद से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो तो ऑलरेडी मान के बैठे हैं कि यही चैंपियन बनेंगे। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, ज़रूर बताना। अगले एथलीट पे चलते हैं, बात करते हैं रफ डीजल यानी टेरेंस रफिन की। दोस्तों ये भी एक क्लासिक फिजिक एथलीट है जो इस साल अगेन एक सपना लेकर के चल रहे हैं कि ये भी बनेंगे क्लासिक फिजिक 2025 चैंपियन। दोस्तों हाल ही में इन्होंने ये वाला अपडेट पुश करा था और ये ऐसा अपडेट था जिससे कि निगाह नहीं हट रही थी। अगेन परफेक्ट लाइटिंग के अंदर लिया गया एक परफेक्ट पोज है ये, तो इन्होंने ऐसे लिखा तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन लग रहा है कि इन्होंने अपने शोल्डर्स या फिर अपने आर्म्स को ट्रेन करा है। दोस्तों कसम से ये पोज इतना खतरनाक लग रहा है, दूर से अगर कोई देखेगा इस फोटो को कहेगा ये एक बॉडी बिल्डर है, मेंस ओपन बॉडी बिल्डर है। पर हाँ डेफिनेटली क्लासिक के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स रफ डीजल करके चल रहे हैं, आज तक के इनके बेस्ट इंप्रूवमेंट्स ये हैं। इससे अच्छे रफ डीजल हमने नहीं देखे। जैसे कि रेमॉन के अंदर है, एक वी टेपर नहीं है, बहुत ही नैरो फ्रेम दिखता है उस वजह से उनका, लेकिन रफ डीजल का फ्रेम बहुत वाइड दिखता है। अच्छे लैट्स हैं, चौड़े, जेनेटिकली ही ऐसे हैं। बाइसेप्स में इंप्रूवमेंट्स इन्होंने थोड़े से करे हैं, लेग्स में साइज बड़ा है और ओवरऑल बॉडी के अंदर थिकनेस बड़ी है। रफ का सबसे ज़्यादा वीक बॉडी पॉइंट उनका बैक रहता है, जिसमें ज़्यादा सेपरेशन कभी भी नहीं दिखता, पर अभी इनकी बैक में डेप्थ पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते सेपरेशन तो अच्छा दिख ही रहा है, पर ग्लूट्स भी बहुत ज़्यादा श्रेडेड दिख रहे हैं। मतलब ग्लूट्स में इतनी लाइंस इनके पहले नहीं आती थी और इतने शार्प ग्लूट्स इनके थे नहीं पहले, और हैमस्ट्रिंग्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये शो रेमॉन डिनो के बीच में लोग कह तो रहे हैं कि रेमॉन डिनो या फिर माइक समरफील्ड का हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इंप्रूवमेंट्स टेरेंस रफिन करके चल रहे हैं ना, ये भी सेकंड आ सकते हैं। शो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतना ज़्यादा डेंसली पैक्ड है इन सारे एथलीट से कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव शो कहलाएगा ये। मतलब सीबम नहीं है ना तो कोई भी चैंपियन बन सकता है। ये ऐसा लग रहा है कि मान लो आज फिल हीथ नहीं है ना तो मेंस ओपन में कोई भी मिस्टर ओलंपिया बन सकता है। थोड़ा सा वैसा वाला सिनेरियो है। अब आपसे मैं प्रैक्टिकली बात करूं, मुझे ये लग रहे हैं सीरियस इंप्रूवमेंट टेरेंस रफिन की ओर से। मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस अभी जो रियलिटी में फोटोज़ निकल के रेमॉन डिनो की आई है ना उनसे नहीं हुआ, जितना ज़्यादा टेरेंस रफिन से हो रहा हूँ इनके इंप्रूवमेंट्स देख करके। आपको कैसी लगी इनकी बॉडी ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा मसल्स पहले से आ गई है, शोल्डर का हेड बहुत राउंड हो गया है, चेस्ट पहले से बहुत भारी हो गई है, और पोजर ये कैसे हैं ये हम सबको मालूम है। तो पोजिंग स्किल्स को अगर जजेस ऑनर करते हैं स्टेज पे, अगर वेलकम करने वाले हैं इस बार मिस्टर ओलंपिया में, तो फिर इनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। बस एक अवार्ड दे देते हैं अलग से और उसमें भी कुछ पैसे देते नहीं हैं। देखते हैं टेरेंस रफिन क्या करने वाले हैं स्टेज पे। अगर कंडीशनिंग अच्छी संभाल के रख ली ना इन्होंने तो ये सेकंड आ जाएंगे। ये फिजिक ऐसा बोल रही है, पर फिर याद दिला दूं कंडीशनिंग संभालनी पड़ेगी इन्हें। अगले अपडेट पे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं एक ऐसे एथलीट की जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। एक बॉडी बिल्डर क्लासिक से डायरेक्ट ओपन में आ जाएगा और सीधा ओपन क्लास को जीत करके इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ये चीज़ तो सीबम भी नहीं कर पाए, जो हाल ही में आज ही अर्श कैलेसिंस्की ने करके दिखा दी। सीधा डेब्यू करते हैं ये एटली प्रो के अंदर, प्री जजिंग में एकदम सेंटर स्पॉट पे आके खड़े हो जाते हैं। सारे बॉडी बिल्डर्स को इनके अराउंड कंपैरिजन में रखा जाता है, पर इनको नहीं हिलाया जाता। इससे ये बात साफ होती है कि जजेस ने इनको फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट कर लिया और यही होता है फाइनल्स के अंदर अर्श को मिल जाती है जीत। इसका मतलब ये
कि वो इस साल के ओलंपिया में क्वालिफाई हो चुके हैं। ये दोस्तों आज तक के ऐसे पहले एथलीट बने हैं जो क्लासिक के लिए भी क्वालिफाइड हैं और ओपन क्लास के लिए भी, क्योंकि क्लासिक के लिए इसलिए क्वालिफाइड है लास्ट ईयर ये सेकंड आए थे। ओपन क्लास के लिए अब क्वालिफाई हो गए इटली प्रो को जीत लेने के बाद। इनकी चॉइस है कहाँ पर खेलना चाहते हैं। ये बात हम सबको पता है कि अर्श अपनी वेट लिमिट से बहुत ऊपर चल रहे हैं, जिस वेट लिमिट पे वो क्लासिक में खेला करते थे। और अभी ओपन क्लास के अंदर इनकी फिजिक कुछ ऐसी देखने के लिए मिली है कि इन्होंने धूल चटा दी उन बॉडी बिल्डर्स को जो 6-7 सालों से ओपन क्लास में compete कर रहे हैं। हालांकि वो इतने बड़े नाम नहीं है, पर फिर भी हरा देना ऐसे लोगों को भी बड़ी बात होती है। इनमें नाम आता है सर्जियो ओलिवा जूनियर का, जो इस कॉम्पिटिशन में खेल रहे थे। सर्जियो आए 4th, तीसरे नंबर पे लगे मार्क हेक्टर, सेकंड पर आते हैं क्विंटन एरिया, और अर्श ऑब्वियसली इस शो को जीत जाते हैं। देखो मैं यहाँ पर अब प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अर्श की ये देखो किस्मत बहुत अच्छी है, बॉडी के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स इन्होंने करे ना वो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लाइनअप है वो कोई बहुत सुपर डुपर स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि देखो अर्श की फिजिक अभी दोस्तों ऐसी है जो एकदम से न्यूली पैक्ड मसल्स के साथ में मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बन करके ये उतरे हैं स्टेज पे। फिलहाल क्वालिटी को साइड में रखते हैं, पहले इंप्रूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। अर्श के दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाइसेप्स में काफ़ी ज़्यादा साइज आ चुका है, जो पहले नहीं था क्लासिक में compete करते हुए। लैट्स बड़े हुए हैं, लेग्स बड़े हुए हैं, वेस्ट जो है वो थोड़ी सी ब्लोटेड हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बॉडी कहीं ना कहीं वाटर होल्ड कर रही है। बॉडी एकदम से देखो बिल्कुल जो शार्प और पील्ड होती है ना, जैसे हम लोगों ने अभी लोगन फ्रैंकलिन की देखी, वो नहीं है। पर फिर भी दोस्तों जो बॉडी अभी लेकर के आए हैं इतनी कंपेटिटिव है ये कि इन सब एथलीट्स को जो इस लाइनअप में थे इनको तो एक सिरे से हरा गए। यहाँ पर अगर हम साइड चेस्ट पोज को देखें, ये सिर्फ एक क्वार्टर टर्न वाला पोज है, इसके अंदर ये बहुत परफेक्ट लग रहे हैं। शोल्डर्स का साइज, चेस्ट का बैलेंस, एब्स भी अच्छे हैं, लेग्स बहुत हैवी लग रहे हैं साइड एंगल से, क्योंकि आईटी बैंड्स अच्छे हैं और हैमस्ट्रिंग्स अच्छे हैं, तो इसीलिए क्वाड्स बहुत बढ़िया है, एकदम प्रॉपर बैलेंस में बॉडी है। लेकिन अगर हम साइड चेस्ट पोज की बात करें तो अर्श अभी भी वो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि क्लासिक में करा करते थे। बैक पोजेस की बात करें तो बैक डबल के अंदर वो क्वालिटी नहीं है और सेपरेशन मिसिंग है। यही अगर हम बैक लैट स्प्रेड की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मॉल अभी बैक है। कुल मिलाकर के अर्श की बॉडी ना अभी कहाँ पर लैग कर रही है, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको एक प्रॉपर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बनने से रोक रही है, वो बॉडी बिल्डर जो ओलंपिया में टॉप 6 में आ जाए, वो है सबसे पहली तो इनकी बैक एकदम फ्लैट है। इनके शोल्डर्स अभी भी काफ़ी बड़े होने की उनको ज़रूरत है। लैट्स बहुत ज़्यादा बड़े लैट्स अर्श को अभी भी चाहिए। लेग्स में भी साइज़ चाहिए, ट्राइसेप्स में भी साइज़ चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो इनको ऊपर लेकर के जाएगी। जिस लाइनअप में अभी जीत करके आ रहे हैं उस लाइनअप के हिसाब से काफ़ी अच्छी बॉडी है, पर जिस लाइनअप में ऊपर जाना है तो उस लाइनअप के हिसाब से इंप्रूवमेंट्स लगभग 3 साल और लग जाएंगे इनको वहाँ तक पहुँचने में। मैं बात कर रहा हूँ निक वॉकर, हार्डी शुपन, डेरेक लंसफोर्ड के साथ इनको खड़े करने की। लगभग 3 साल यहाँ से और लगने चाहिए, क्योंकि उनको भी लगे हैं, उनकी भी सालों की मेहनत लगी है मेंस ओपन में आने के बाद भी। तो ये मेरा सोचना है, बाकी आप लोगों का क्या सोचना है ज़रूर बताना। अर्श ने जो यहाँ पर करा है वो कमाल कर दिखाया है, इनसे पहले ये चीज़ कोई नहीं कर पाया। क्रिस बमस्टेड ने भी लास्ट ईयर अपना ओपन डेब्यू करा था, बट वो सेकंड आए थे, फर्स्ट नहीं आ पाए थे। तो अर्श में ज़्यादा डेंसिटी है क्रिस बमस्टेड के उस फ्रेम के मुकाबले, बिकॉज बमस्टेड ने जस्ट ऐसे ही वो शो खेल लिया था, उनको जीत हार से मतलब नहीं था, उन्होंने कोई बहुत हार्ड डाइटिंग भी नहीं करी थी और उनको प्रॉब्लम्स भी थी अपनी बॉडी में कई सारी। बट अर्श तो एकदम प्रॉपर तैयारी के साथ उतरे हैं, अच्छा खासा ऑफ सीजन लेकर के, और अटैक करने के मोड में कि हाँ मुझे अपना करियर अब मेंस ओपन बॉडी बिल्डर के तौर पे एस्टेब्लिश करना है, और वो ये कर गए। देखते हैं अर्श हमें अब से 34 दिन बाद मिस्टर ओलंपिया में मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स के बीच खड़े हुए कैसे दिखेंगे, किस प्लेसिंग पर आएंगे, आप क्या अभी गेस कर सकते हो? ज़रूर कमेंट करके बताना। आज की वीडियो को इतना रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।